नमस्कार। द किस्सा में आपका स्वागत है। आज किस्से को लेकर बात करने के लिए एक बेहद खास शख्स मेरे साथ हैं। इनका नाम है आदित्य शेष। आदित्य शेष वैसे तो कारोबारी हैं, बेसिस फंड सर्विसेज के फाउंडर हैं, लेकिन उनका दखल कई चीजों में है और इसलिए आज उनसे कई मसलों पर हम बात करेंगे। आदित्य जी, आपका नाम प्रमुखता से जुड़ा हुआ है गुजरात की गिफ्ट सिटी से। मेरा पहला सवाल यही है कि गिफ्ट सिटी क्या है? क्या यहाँ इन्वेस्ट करने वालों को गिफ्ट मिलते हैं? क्या है इसका किस्सा, क्या है? गिफ्ट सिटी में जाके गिफ्ट तो नहीं मिलता, मगर कारोबार करने का एक गिफ्ट मिल जाता है, जी विच इज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज एफिशिएंसी ऑफ डूइंग बिजनेस। और उसका पार्श्वभूमि ये है कि हम देख चुके हैं कि सिंगापुर और हांगकांग में कैसा उन्होंने एक ओपन और फ्री माहौल जी का प्रावधान करके उन्होंने धंधे को बढ़ाया है। खास करके जो निवेश करते हैं, जो पूंजी लगा के एक कॉमन पूल्ड व्हीकल का करते हैं, मगर सिर्फ सिर्फ गिफ्ट सिर्फ फंड्स के लिए नहीं है या कॉमन पूल व्हीकल के लिए नहीं है। यहाँ पे आप खुली तरीके से बैंकिंग कर सकते हो, आप यहाँ से खुली तरह से एयरक्राफ्ट लीजिंग की यूनिट्स लगा सकते हो, आप खुली तरह से लोन्स का अरेंज करते हो, जो हम लोग एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स कहते हैं। तो हर चीज में उन्होंने छूट दी है, सहूलियत किया है कि जो कारोबारी है वो ओपन तरीके से धंधा करे। अभी हाल ही में उन्होंने एसजीएक्स में निफ्टी ट्रेड होता था, उसको उन्होंने यहाँ पे अब लेके आ गए हैं। तो ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन था और है कि जो बाहर हमारे देश संबंधित जो कारोबार होते हैं वो क्यों ना यहाँ पे की जी जाए। बिल्कुल। चलिए, अब कुछ आपकी बात। आपने पढ़ाई तो सीए की है, लेकिन आप काम कई सारे करते हैं। ये क्या माजरा है? तो हमारा भाग्य ये हुआ कि एक ही जीवन में हम 10 जीवन बिता रहे हैं। जी तो सिर्फ जो प्रशिक्षण किया था वो सीए का था, मगर भगवान का ऐसा लीला है और ऐसा खेल जो हो रहा है कि मैं बहुत सारे क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। तो सीए का तो मूल प्रशिक्षण तो है ही, मगर उसके बाद फिर फंड के क्षेत्र में हुआ, उसके बाद गिफ्ट सिटी में काम हुई, उसके बाद उत्तर पूर्व भारत में हमने लोगों को काम दिलाया। तो ऐसे चीजों में आज इन क्षेत्रों में मैं जुड़ गया हूँ और हाल ही में कृषि क्षेत्र के साथ भी मैं जुड़ गया हूँ। आदित्य जी, आप अमेरिका चले गए थे। आप अमेरिका से लौट कर यहाँ आ गए और यहाँ काम कर रहे हैं। लोग अमेरिका जाने को तरसते हैं और आप वापस आ गए हैं। ये क्या किस्सा है? ये लगता, हाँ ये लगता है कि हमारे भाग्य में ये लिखा था कि वतन को वापस आए, देश को वापस आए। और उस समय ये हुआ कि 9/11 हुआ था। जी तो रहने के भी जो सिचुएशन था वो तो था नहीं। और धीरे धीरे हमें ये कल्पना, मतलब ये ज्ञान होने लगा कि अब यहाँ होके हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हमें वापस देश जाना है, क्योंकि जो हम वापस अपने देश में कर सकते हैं वो हम बाहर नहीं कर सकते। जी। तो ये जब ज्ञान आया तो स्वाभाविक था कि मैं वापस घर आ जाऊं। आपने सर 9/11 का जिक्र किया। ये किस्सा मैं ज़रूर सुनना चाहूँगी। 9/11 जब हुआ तब आपने उसे कैसे महसूस किया, और जो इंडियंस थे उनका क्या अनुभव था? ज़रा आप हमारे दर्शकों को बताएंगे। एक तो 9/11 और 9/11 के बीच में मैं कैरिबियन यूएस के बीच में भ्रमण करता था और फिर यूएस में ही बस गया। तब ये पता चला कि 9/11 के जो प्रभाव है वो सिर्फ 1-2 वर्ष के लिए नहीं होना होगा, उसका प्रभाव जो है मल्टीपल इयर्स का प्रभाव उस पे होने वाला है। जी फिर हम देख रहे थे कि बिजनेसें घट गई, फिर थोड़ा मेल्ट डाउन हो गया, वीजास भी मिलने मुश्किल हो गए, और एक एक नकारात्मक सा एक माहौल था, और नौकरियों का तो अभाव आने लगा था। लेकिन आपको उस दिन का कुछ किस्सा याद है? आप कहाँ थे उस दिन? आपका पहला रिएक्शन क्या था? उस दिन जब वो हो रहा था मैं कैरिबियन में था, और मैंने अपने स्क्रीन के सामने ये दृश्य जो है उभरते हुए देखा। मेरा पहला रिएक्शन ये था कि मैं अपने क्लाइंट्स को फोन करूं, अपने दोस्तों को फोन करूं, और कुछ क्लाइंट्स ऐसे मित्र
जी। हो गए थे कि मैं उनके पीछे लग गया था, भाई तुम कहाँ हो, क्या हो गया है, तुम सही सलामत तो हो ना। तो यही मन में आ रहे थे मुझे अभी भी। उस दिन, उस क्षण और उस पल का मुझे हर मतलब जो जो हुआ मुझे अभी भी याद है। जी। पहला चीज था कि अपने दोस्तों को ढूंढे। जिस वक्त आप अमेरिका गए तब इंडियंस के लिए यूएस जाना बड़ी बात थी। तब अमेरिका सपने की तरह हुआ करता था। आजकल ऐसा नहीं है। आप अमेरिका में इतने साल रहे तो आपको वहां की सबसे अच्छी चीज क्या लगती है जो इंडिया में होनी चाहिए? यूएस की एक अच्छी चीज ये है कि उनके जो वर्क एथिक है वो एकदम स्ट्रेट है। जो काम कहते हैं मैं करूंगा वो करके दिखा देते हैं वो लोग। और एक बार लग जाते हैं फिर वो बिल्कुल फोकस्ड रहते हैं उसको, उस काम को खत्म करने में। तो ये चीज मुझे बहुत अच्छा लगा। और वहां के तब वो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा था, इंटरनेट इतना अच्छा था वगैरह वगैरह। तो वो सब तो था ही, मगर सबसे जो अहम बात है वो था उनका फोकस टू गेटिंग द जॉब डन वंस टेकन। आदित्य जी, आप इंडिया में काम कर रहे हैं। आपका बहुत काम नॉर्थ ईस्ट में हो रहा है। नॉर्थ ईस्ट ऐसी जगह है जो भारत में होते हुए भी भारत के लोग वहां के बारे में ज्यादा नहीं जानते। वहां काम करने का कुछ किस्सा आप हमारे दर्शकों को बताएंगे? मैं आपका जो प्रश्न है उसको दो भाग में मैं इसका उत्तर दूंगा। एक तो अभी भी हमारे जो कारोबार है वो इंटरनेशनल है। हम इंडिया के ओनली ग्लोबल फंड एडमिनिस्ट्रेटर है। तो जो रेवेन्यू जो है अभी भी विदेश से ही आता है। हालांकि हमने 2009 से भारत पे भी हमने बहुत फोकस किया है कि क्योंकि कोई भी भारत को ऐसा मतलब नजरअंदाज नहीं कर सकता है, तब भी नहीं आज भी नहीं, आज तो फिर है ही नहीं। अब मैं आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर देता हूँ, वो है कि नॉर्थ ईस्ट का। तो जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि लुक ईस्ट एक्ट ईस्ट, हमने सोचा भाई ये लुक ईस्ट तो हम करेंगे मगर हमें एक्ट नॉर्थ ईस्ट भी करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इतने साल हमने उनको बुलाया जरूर हमारे यहाँ काम करने के लिए। वो अपने घर बार, अपने माँ पिताजी, अपने खान पान, अपने संस्कार सब छोड़ के वो हमारे पास, चाहे बेंगलोर हो, चेन्नई हो, मुंबई हो, आ गए। पर वो तो जरूर अपने घर को तो मिस कर रहे थे। तो हमने सोचा कि ये सही समय है कि हम वहां नौकरियां के प्रदान करें। तो हमने उनसे कहा कि आप आपके प्रांत में ही रहे, हम आपके पास नौकरियां लेके आएंगे। सर, नॉर्थ ईस्ट के बारे में भारत के लोग नहीं जानते ज़्यादा। बहुत सारी धारणाएं हैं वहाँ के बारे में। वहाँ कई जनजातियाँ रहती हैं, कई आदिवासी रहते हैं। फिल्मों की वजह से हम लोगों के दिमाग में जनजातियों के बारे में बहुत सारी धारणाएं हैं कि वो ओला 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 गाते हुए भाला पकड़कर आग में इधर उधर नाचते हैं। तो मेरे दो सवाल हैं। पहला, नॉर्थ ईस्ट को आपने कैसे देखा है और क्या आपका ट्राइब से वास्ता पड़ा है जो जंगल में रहते हैं? कैसे रहते हैं वो, कैसी उनकी लाइफस्टाइल है, जरा हमारे दर्शकों को बताएं। तो ये बड़े मजेदार प्रश्न है। और और विडंबना भी ये है कि हम उनके बारे में ज्यादा जानते नहीं है या हमने कोशिश नहीं किया होगा। पर मैं आपको यकीन दिलाता हूं, जो हमारे मन के सामने जो मन चित्र आता है वो बिल्कुल ऐसा है नहीं। क्योंकि वहां पे जो जाति जनजाति के लोग हैं वो भी सुशिक्षित है, वो भी प्रगतिशील है, वो भी मॉडर्न है। और उन्होंने टीवी या फिर इंटरनेट के द्वारा दुनिया में जो भी हो रहा है वो उन्होंने देखा है। और जब मैं वहां जाता हूं तो बहुत ही प्रगतिशील वो मुझे दिखते हैं। उन्हें सिर्फ अवसर का अभाव है। अगर अवसर मिल जावे तो ये शायद और सबसे ज्यादा और काम कर सकते हैं। यही सोच के हम वहां चले गए। और नॉर्थ ईस्ट जो उत्तर पूर्व है वो एक जैसा नहीं है, 7 प्रांत है। प्रांत के अलग अलग फ्लेवर होते हैं। कुछ प्रांत है जो ऐसे हैं जो इम्पेकेबल इंग्लिश बात करते हैं, जी। और आपने उनको देखा होगा कॉल सेंटर्स में काम करते हैं या हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में काम करते हैं या एविएशन सेक्टर में काम करते हैं। जी बिल्कुल सर। कुछ लोग जो है काफी बुद्धिमान है, काफी शिक्षित है। जैसे त्रिपुरा में हम गए, वहां लोग बहुत शिक्षित है, 83-84% उनका जो ये लिटरेसी रेट है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप उत्तर पूर्व के कोई भी प्रांत आप ले लें, और मैं सिक्किम जा चुका हूं, अभी अरुणाचल से बात हो रहा है, वो बहुत आग्रही है, आग्रही है कि उनको अवसर प्रदान हो। तो
हमारे जो मनचित्र है ना, वो मेरे ख्याल से हमें बदलना चाहिए उसको। और इनर लाइन परमिट में जो होते हैं उनका तो कस्टम है, उनका संस्कृति है। तो जिस दिन उनका सेलिब्रेशन डे होता है तो वही वेशभूषा में आ जाते हैं। जी, आपके बारे में पढ़ते हुए एक जानकारी और मिलती है कि आपको कई लैंग्वेज आती हैं। तो क्या ये आपने इसलिए सीखी है कि आप किसी दूसरी जगह जाकर गोपनीय भाषा में बात कर पाए? ये क्या किस्सा है सर? नहीं, कोई गोपनीय भाषा भाषा नहीं है। एक तो मैं पहले से जानता था कि जब आप दूसरे के भाषा में बात करते हो तो मानव, ये प्रकृति है कि वो पिघल जाता है, वो समझने लगता है, वो आपको अपना लेता है। इसीलिए मैंने हमेशा, मतलब जागृत होके ही मैं दूसरों का भाषा सीख लेता था। और क्योंकि मेरा पालन पोषण जो मुंबई में हुआ, तो स्वाभाविक है कि मराठी हिंदी तो हम बात ही कर लेते, गुजराती के बिना तो होता ही नहीं है, क्योंकि वो कारोबार का जो भाषा है। और क्योंकि मैं मूल केरल का हूँ और मूल तमिलनाडु का हूँ, तो दक्षिण के भाषाएं भी मुझे स्वाभाविक तरीके से आ ही जाते हैं। तो ऐसे करते करते जोड़ते जोड़ते हमने छः छः भाषाएं तो सीख ली। अब जब उत्तर भारत में, उत्तर पूर्व भारत में काम करते हैं तो त्रिपुरा में है, तो बंगाली अभी समझने का कोशिश जारी है। और क्योंकि हिंदी और संस्कृत हमने पढ़ा है, तो बंगाली बहुत कठिन नहीं लगता मुझे। मैं हमेशा कहता हूँ कि अंग अंग में प्रांत और पूर्ण देह भारतीय। जब भाषाओं के बारे में बात हो ही रही है तो एक सवाल ये कि क्या आपको विदेशी भाषाएं भी आती हैं? और कोई नई भाषा सीखना कितना मुश्किल है या आसान, ये भी ज़रा बताएं। तो अगर आप भाषा का जो मूल सिद्धांत आपने सीख लिया, और आपने उसका जो ग्रामर जो है उसके आपने अच्छी तरह से आपका समझ में है, तो भाषा जो है, हालांकि हम कहते हैं इट्स एन आर्ट, वो आर्ट नहीं होता है, एक विज्ञान है। तो आप जोड़ जोड़ के आप लॉजिकली आप उसको बात कर सकते हो। तो विदेशी भाषाओं में मैं स्पेनिश एक जमाने में बहुत फ्लुएंटली बोल सकता था। आज मैं नहीं कहता हूं कि मुझे स्पेनिश समझ में आता है। एक एक ऐसा समय था जब मैं डच भी समझने लगा था, क्योंकि कैरिबियन में था जहां स्पेनिश और डच दोनों बोले जाते थे। मगर एक तो मैं कहूंगा, जो भी कारोबार में हो, जो प्रगति करना चाहते हो, जितना हो सके उतना भाषा सीखो। जब आप यंग थे तब क्या आपके दोस्त आते थे आपके पास प्रेम पत्र लिखवाने के लिए कि आप ऐसी कूट भाषा में लिख दूं कि कोई समझ ना पाए? कोई प्रेम पत्र तो लिखने के लिए नहीं आया। नहीं। हालांकि मैं चाहता हूं कि कोई आता, पर कोई आया नहीं। आदित्य जी, थोड़ा हमारे दर्शकों को अपनी जर्नी के बारे में बताएं। कैसी रही आपकी जर्नी अभी तक? बिल्कुल जी। तो अभी मेरा 55 साल हो गया मेरा उम्र। और मैं एक मिडिल क्लास मध्यम वर्गीय परिवार में मेरा जन्म हुआ। पिताजी जो थे स्टेनोग्राफर थे टाटाज में, और माताजी जो है संगीतकार थी। तो मैंने संगीत सीखना तो स्वाभाविक था, और संगीत सीखते सीखते मैं फिर प्रोफेशनल भी हो गया, प्रोफेशनल वायलिनिस्ट था। मगर एक समय ऐसा आया कि मुझे डिसाइड करना पड़ा कि अगर कला के पीछे मैं जाऊंगा तो शायद मेरी जिंदगी बनेगी नहीं, इन टर्म्स ऑफ वेल्थ क्रिएशन और कमाने की दृष्टिकोण से। तो फिर मैंने सोच लिया कि भाई अभी तो फोकस करना है, इसीलिए चार्टर्ड अकाउंटेंसी की मैंने शुरुआत की। उसमें भी कठिनाइयां थी। तो वो कठिनाइयों को पार करते करते मेरा शादी भी हो गया था। तो शादी के बाद फिर मैंने सीए मैंने कंप्लीट करी एक स्ट्रोक में। तो एक तरह से आप सोच सकते हो कि धर्मपत्नी और अर्धांगिनी का जो भाग्य मुझे मिला, उस तरह से आप कह सकते हो। तो उसके बाद उत्तीर्ण हो गया मैं वहां से। फिर कॉर्पोरेट्स में काम की, बहुत सारे कॉर्पोरेट्स में काम की। उसके बाद विदेश गए, वहां पे भी 2-3 कंट्री में हमने काम किया। और फिर बाकी का तो मैंने बता ही दिया है। तो हमेशा परिवार में ये, परिवार बहुत प्रगतिशील थे। और मेरे पिताजी जो है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते थे उस जमाने में। तो स्वाभाविक है वो सब ज्ञान तो हमें मिल ही गया, और आज वही क्षेत्र में मैं हूँ। तो कुछ विरासत भी मिल भी गया हमें।
आपने एक अभी इंटरेस्टिंग बात बोली, वो ये कि आपकी माताजी संगीत की जानकार थी। आपने भी संगीत सीखा और वायलिन सीखा। जैसे हम नॉर्थ ईस्ट के बारे में कम जानते हैं, वैसे ही हम वायलिन के बारे में भी कम जानते हैं। हम गिटार सितार के बारे में जानते हैं, लेकिन वायलिन के बारे में कम जानते हैं। तो वायलिन बजाने का क्या अनुभव और उस वाद्य यंत्र के बारे में कुछ बताएं, क्योंकि लोग उसके बारे में बहुत कम जानते हैं। तो एक तो वायलिन जो है एकदम हल्का सा और एकदम जटिल जो है वाद्य है। और उसके क्योंकि उस पे फ्रेट्स नहीं होते हैं, तो आपको अपने उंगलियों के अनुमान से आपको सुर प्ले करने होते हैं, सुर बजाने होते हैं। तो ये जो है अभ्यास से होता है, रियाज से होता है। बहुत सारे घंटे आपको देने पड़ते हैं और आपको चौकन्ना भी रहना पड़ता है, क्योंकि थोड़ा बहुत यहाँ से वहां उंगली हट गया तो स्वर के बदले में अपस्वर आ जाएंगे, और अपस्वर आप खुद भी नहीं सुन सकते हो क्योंकि इतना कर्कश है। तो बहुत ध्यान लगाने पड़ते थे, बहुत अभ्यास करना पड़ता था। पर क्योंकि माताजी संगीतकार थी, तो मेरे ख्याल से कोक से हमें थोड़ा प्रेरणा मिला ही होगा, ऐसा मुझे आज लगता है। और खास करके हमारे दक्षिण भारतीय लोगों में जो समुदाय है हमारा, वहाँ पे संगीत का अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण और एक मतलब उनको फोकस करना पड़ता है उसके ऊपर। आपने पैसा तो बहुत कमा लिया, तो अब आप संगीत के लिए कुछ कीजिए। अभी कर रहे हैं ना, तो अभी कोशिश कर रहे हैं। अ, देखो, छोड़ना आसान है मगर वापस लेके आना आसान नहीं है। जी बिल्कुल सर। तो छोड़ना नहीं चाहिए था, मगर हालात ही कुछ ऐसे थे। तो अभी कर रहे हैं, वापस आ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि अब आपके संबंध हैं, कॉन्टैक्ट्स अच्छे हैं, नॉलेज है, और इंटरनेट ने पूरी दुनिया बदल दी है। बिल्कुल बदल दिया है, बिल्कुल बदल दिया। आज इतने सारे एडिटिंग सॉफ्टवेयर आ गए। आज आप आवाज को बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो। आप एकदम बेस वाले आवाज को एकदम उछला स्तर पे आप उसको उठा सकते हो, इतना सारा कर सकते हो कि जो ओरिजिनल साउंड है और जो एडिट करके आता है उसमें कोई संबंध नहीं होता। कुछ भी कर सकते हो आप। तो सभी चीजों में आज काफी डेमोक्रेटाइज हो गया है। आज हमने एक वेब एप्लीकेशन बनाया कॉन्ट्रैक्ट्स एंड लीगल एग्रीमेंट्स के लिए, वो हर चीज को डेमोक्रेटाइज कर दिया है। आज यूट्यूब देखिए, डेमोक्रेटाइज कर दिया है। या आप स्म्यूल देखिए, जो दो लोग विभिन्न जगहों से बात करके उसको आप मिक्स कर सकते हो, पूरा डेमोक्रेटाइज कर दिया। मतलब हम हर चीज में हम डेमोक्रेसी की ओर जाते रहे। हमने ये भी पढ़ा है कि आप एग्रीकल्चर की फील्ड में भी हैं और कई कमेटियों में हैं। तो कोई फील्ड आप छोड़ेंगे या नहीं? अगर अवसर मिलेगा तो छोड़ूंगा नहीं, और अवसर ना मिला पर रुचि हो तो ढूंढूंगा जरूर, और प्रयास तो करूंगा। तो सर, एग्रीकल्चर की फील्ड में आप क्या कर रहे हैं? एग्रीकल्चर से पहला से ही लगाव है, क्योंकि जब मैं जवान था, बच्चा था, तब ये मुझे ज्ञान में आया कि हम जो तरकारी के लिए जो भाव हम भुगतान कर रहे हैं और जो किसान को मिलता है, बहुत फर्क और अंतर है। कम से कम 4 गुना ज्यादा। मतलब आप खेत से अगर आपने 1 रुपया में लिया तो यहाँ आते आते 4 गुना वो बढ़ जाता है। मैं हमेशा सोचता रहा कि इसको घटाया कैसे जाए। और अब सरकार ने इतने काम कर दिए। मैं जब भी एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, जब मैं कृषि क्षेत्र में जब मैं उतरा, तो मुझे ज्ञान आया कि इतना सारा उन्होंने प्रावधान, इतना सारा स्कीम उन्होंने बनाया है, फिर भी कठिनाइयां है। क्यों? तो मैं उसके खोज पे लग गया कि इतना सारा करने के बाद वो क्यों ऐसा है। और उसके बारे में मुझे बताने के लिए वो एक लंबा चर्चा है, मगर सफिशिएंट टू से कि इतना हो चुका है, पर फिर भी काम करना है। ये सोच के ही मैंने कृषि के क्षेत्र में मैं उतर गया। और सौभाग्य ऐसा मिला कि मैं केंद्रीय कृषि मंत्रालय के कमेटी में भी मैं बैठ गया, जिसके कारण जो किसान जो है अपना माल जितना चाहिए बेचेगा, बाकी का वो स्टोर करके उसके सामने एक इलेक्ट्रॉनिक पर्ची निकलेगी और सिर्फ उस पर्ची को वो लेके बेच सकता है। तो
इस काम में अभी लगा हूँ। अभी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में भी मुझे रुचि रुचि आ रहा है। तो देखते हैं आगे होता है क्या। सर आखिरी सवाल करना चाहूंगी वो ये कि अब आपका क्या लक्ष्य है, क्या करना चाहते हैं आगे? अगर मैं बीती हुए पलों को सोचूं और तो अभी मैं उसके जब मैं उसके बारे में सोचता हूं तो मुझे लगता है कि हालांकि कठिनाइयां थी, फिर भी हम बहुत भाग्यवान रहे। क्योंकि जब भी कोई ना कोई प्रॉब्लम आता था, कहीं ना कहीं से द्वार खुल जाता था और फिर हम आगे बढ़ने लगे। तो मुझे इतना ही मुझे सोचना था कि भाई कठिनाइयां तो आएंगे ही, मगर आप उसको कैसे संभालते हो, उसके ऊपर आप कैसे काम कर सकते हो। और हर कठिनाई जो है एक अवसर का प्रदान आपको एक मौका दे देता है, एक अवसर दे देता है, उसके ऊपर आप कैसे काम करते हो। यही मैंने पूरा जिंदगी से मैंने सीखा कि भाई चाहे कितने भी घने मेघ क्यों ना हो, हर मेघ के बाहर जो है एक सिल्वर लाइनिंग होता है। आप उस सिल्वर लाइनिंग के ऊपर फोकस करें, उसके ऊपर काम करें। तो हमें भयभीत नहीं होना है, हमें डरना नहीं है, हमें निरुत्साह नहीं होना है। उससे हम प्रोत्साहन और हम आगे बढ़ सकते हैं। यही सोच सोच के यहाँ तक आया हूँ। अब आने वाले दिनों में मैं सोचता हूँ कि जहाँ पे भी लोग कल्याण के लिए जब भी मौका मिलेगा या फिर मैं ढूंढूंगा और कुछ ना कुछ मिल जाएगा, लोक कल्याण में काम करना चाहिए। खास करके लोगों को नौकरी दिलाना, खास करके शिक्षण प्रशिक्षण के लिए, खास करके जब तो आजकल मेरे पास ऐसे आते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम है, इस लॉ से प्रॉब्लम है या इस प्रावधान से हमें प्रॉब्लम है, आप प्लीज इसको आप उठाइएगा। तो मैं चले जाता हूँ, लोगों से बात करता हूँ। और मैं समझता हूँ जब तक संवाद नहीं होता, जब तक आप नहीं चलते हो, जब तक आप लॉ मेकर्स के ओर नहीं जाते हो, तब तक ये प्रॉब्लम सुलझेंगे नहीं। हमें डरना नहीं है, हमें चुप बैठ के तो कुछ काम नहीं होगा। आर्म चेयर क्रिटिसिज्म नहीं करना चाहिए। अगर गोपीनाथ मुंडे जी ने एक बार कहा था, और वो मुझे अभी भी याद आ रहा है क्योंकि मैंने उसके बारे में पढ़ा, कि अगर आप समाज में प्रगति लेके आना चाहते हो, आप चुप बैठ के कुछ भी नहीं होगा। आपको पॉलिसी फ्रेमिंग में इन्वॉल्व होना है, आपको नीति में काम करना है। जो नीति पास करते हैं उसका जो पालन करते हैं उनके पास आपको बात करना है, और जब भी होगा तो आपको जाना चाहिए वहाँ। बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य जी। हम चाहेंगे कि आप लोक कल्याण के क्षेत्र में जो कर रहे हैं उसे और बढ़ाएं, और मेरी इच्छा है कि आप संगीत में कुछ करें, और अगर आपकी फिल्मों में कुछ करने की इच्छा है तो हमसे संपर्क करें। बहुत बहुत धन्यवाद फिर से। नमस्ते जी, धन्यवाद। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। तो ये थे आदित्य शेष। आप देखते रहिए द किस्सा।